कोई सवाल हो तो बताएं। अ, और मैं बस कल की इसमें एक दो चीज़ों का बस मैं इजाफा करना चाहूँगा। कोई सवाल कल के हवाले से? सुन सर। हम्म। सर मैं पूछ रहा था, जिस तरह आपने बताया था कि सर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक की जो स्कैनिंग है, स्कैन होती है हाफ स्कैनिंग, तो सर हम स्कैनिंग को मालूम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर होता है? थोड़ा सा आवाज़ ज़रा दोबारा कहना, क्या कहा तुमने? हेलो सर, मैं कह रहा हूँ कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कैन जो कर रहे होते हैं, तो सर इसमें ये होता है कि ये क्लॉक वाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉक वाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें होता है? हाँ, ये तो हम पता कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन बस ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो आप स्पिन की जो बात कर रहे हैं, ये स्पिन आम स्पिन नहीं है, ये इसका एक्सीडेंटल नेम पड़ गया है। वरना जी सर। इलेक्ट्रॉन की स्पिन को आप किसी भी तरह से विजुलाइज नहीं कर सकते, ये आम स्पिन नहीं है। अगर आप सर ये हम जी सर। हाँ, क्या कहा आपने? सर मैं बोल रहा हूँ, ये हम इमेजिनेशन कर रहे हैं या सर इसके नो, पीछे कोई लॉजिक है, मतलब जिसकी? लॉजिक की बात नहीं है, बात एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की है। जी सर। ये लॉजिक की बात नहीं है, यहाँ यहाँ लॉजिक एक तरह से फेल हो जाती है। फेल इन द सेंस के जब ये क्योंकि आपको शायद मालूम हो कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बेसिकली स्केलर पार्टिकल्स के लिए लिखी गई है। फिजिक्स में वो चीज़ें या वो पार्टिकल जिनकी की स्पिन ज़ीरो है वो स्केलर्स कहलाते हैं, और जिनकी की स्पिन वन होती है उनको वो बेसिकली वेक्टर्स कहलाते हैं, और जिनकी स्पिन हाफ होती है उनको हम स्पिनर्स कहते हैं। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है कि महज मतलब सिर्फ नामों के लिहाज से नहीं है, मैथमेटिकली ये जो सारी चीज़ें इन्हें हम पहचानते हैं जिस तरह से ये मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म होती हैं फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू टू दी अदर। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको स्केलर दिख रहा है, वो जब दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म होगा तो कैसे दिखाई देगा, या एक वेक्टर है, या एक स्पिनर है। तो इन सब की वेरी वेल डिफाइंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बात ये तो हो गई मैथमेटिक्स के हवाले से। अब नेचर को तो नहीं मालूम कि क्या स्केलर है और क्या वेक्टर है और क्या स्पिनर है। तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट में ज़रा डिफरेंट तरीक़ों से दिखाई देती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक पार्टिकल स्केलर है, उसको आप अगर मैग्नेटिक फील्ड से गुजारें तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, राइट। असर अगर जो भी पड़ सकता है तो फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा से ज़्यादा ये पड़ सकता है, अ, अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर रेजिडुअल स्पिन नहीं है तो उसके ऊपर कोई 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 असर नहीं पड़ेगा। और अगर फर्ज करें कि कोई स्टेट, जैसे हम हाइड्रोजन स्टेट वगैरह या एटॉमिक स्टेट्स की बात करते हैं, अगर कोई स्टेट ऐसी होती है कि जहाँ फर्ज करें कि टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर वन हो, तो वन जैसी चीज़ें जो हैं, यानी कि वन जैसी स्टेट जो है वो बेसिकली तीन स्टेट्स के अंदर जो है वो टूट सकती हैं। और उसका फॉर्मूला आप लोगों ने शायद एटॉमिक फिजिक्स में कभी देखा हो, उसको हम 2l+1 कहते हैं, या हम इसको हम इस तरह भी कह देते हैं 2ml+1। ठीक है। चूँकि या ये समझिए कि हम इसको ये भी कह सकते हैं 2s+1, अगर बहुत ही हम सिर्फ स्पिन की बात करें। तो चूंकि स्पिन की जगह अगर आप एस की जगह पे वन रखें तो 2 × 1 2 + 1 3। तो ये स्टेट तीन स्टेट्स के अंदर, तीन कंपोनेंट्स के अंदर ये स्टेट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी या टूट जाएगी। आपको जो स्पेक्ट्रोग्राफ में यानी कि आपके पास एक 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 स्टेट है, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हैं। एक सेकंड, कहाँ गया, जिसके ज़रिए से मैं आपको ये दिखा सकूँ। एक मिनट, फिर नोट पे वन। ये मेरा वन नोट अभी ऑन ओपन हो रहा है, हो गया।
ये वरना ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो लैब्स होती हैं उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जा सकती हैं। शेयर स्क्रीन, क्या ये स्क्रीन आ गया आपके सामने? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक स्टेट हमारे पास मौजूद है, अभी हमने ये सिंगल स्टेट है विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, हमने इस पर अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। फर्ज करें कि ये एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पर के इस स्टेट में लेट्स से स्पिन इज वन फॉर एग्जांपल। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये स्टेट जो है वो बेसिकली ब्रेक हो जाती है तीन स्टेट्स में, और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल होते हुए 2s+1, 2s+1। तो जब आप s की जगह पे आप 1 रखते हैं तो ये जवाब आपके पास जो है वो 3 आ जाता है, तो तीन स्टेट में टूट जाती है। तो ये बाकायदा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। इसी तरह अगर अगर आप फर्ज करें कि हमारे पास स्पिन यानी कि एक ऐसा सिस्टम हो जो कि स्पिन हाफ सिस्टम हो फॉर एग्जांपल। लेट्स से कि स्पिन आपके पास हाफ है, ठीक है। ये हाफ एच कट होती है, हम एच कट बोल नहीं रहे होते हैं, बट मतलब इसका ये होता है हाफ एच कट। तो जब आप 2s+1 में हाफ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ दो स्टेट्स आएंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर स्पिन आपके पास ज़ीरो एच कट है, ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो पुट किया +1 तो क्या जवाब आया? 1। तो ये एक ही स्टेट रहेगी, राइट। तो ये इसकी बाकायदा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थी। अगर आपने क्वांटम फिजिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें जाके, आप इवन हेलिडे रेजनिक एंड क्रेनी की जो कि वॉल्यूम 2 है उसको आप ढंग से पढ़ लें, या केनथ एंड क्रेन की किताब है इसकी मॉडर्न फिजिक्स, उसको आप अगर ढंग से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि लोगों ने ये सारी चीज़ें जो डेवलप की थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर थे प्लानिटरी सिस्टम से, क्योंकि उनको मालूम था कि वो एटम को उसके साथ आई मीन प्लानिटरी सिस्टम के साथ कंपेयर कर रहे थे कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि सन यानी कि सूरज जो है वो सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर, नॉट एग्जैक्टली सेंटर, क्योंकि वो जो ऑर्बिट्स हैं वो आप जानते हैं कि एलिप्टिकल होते हैं, नॉट सर्कुलर। तो अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम मान लें कि भाई वो सन सेंटर में है और प्लैनेट्स जो है वो उसके गिर्द घूम रहे हैं, तो ये एक एटॉमिक सिस्टम में भी सोच सकते हैं कि प्रोटॉन है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये जानते थे कि अर्थ जो अगर ऑर्बिटल मोशन कर रही है तो साथ साथ स्पिन मोशन भी कर रही है, और इसी तरह सन अगर अपनी जगह पे कहीं ठहरा हुआ है तो फॉर एग्जांपल चलें सन की अभी बात ना करें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ अगर ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ऑर्बिटल मोशन है, तो अर्थ का ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन भी है। तो लोग ये देखने में इंटरेस्टेड थे कि क्या इलेक्ट्रॉन के पास भी कोई कोई ऐसी स्पिनिंग मोशन हो सकता है, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसमें कहीं पर भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई स्पिन नाम की कोई चीज़ है। क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन आपको याद है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, राइट। अगर चलें हम तो थ्री डायमेंशन में लिख लें तो डेल स्क्वायर साई प्लस वी वी ऑफ साई इज इक्वल टू प्लस आई एच कट पार्शल बाय पार्शल टी साई, ठीक है। ये है हमें श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें कहीं पर भी स्पिन की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यही वजह थी कि जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन वगैरह को जब को अगर हम कंप्लीटली लिखना चाहें तो जहाँ पर आपके पास एन की इंफॉर्मेशन आती है, एल की इंफॉर्मेशन आती है, एम एल की इंफॉर्मेशन आती है, तो एम एस आप जो हैं यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर को बस हम साथ लगा देते हैं, वरना श्रोडिंगर इक्वेशन हमें सिर्फ इन तीन चीज़ों की मालूमात देती है, राइट। ऑन दी अदर हैंड जब हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं, या यानी कि डेराक इक्वेशन जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप डेराक इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको ये बात पता चलती है कि नहीं, स्पिन होना लाजमी है, स्पिन अगर नहीं होगी तो आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग प्लानिटरी सिस्टम के से मुतासर थे कि
अर्थ ज़मीन के गिर्द घूमती है, सूरज के गिर्द घूमती है, और अर्थ स्पिन कर रही है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी कर रहा होगा। वो और बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने आके ये सारे आइडियाज़ शैटर कर दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द कैसे घूमता है, वी डू नॉट नो। ये जो पूरी इक्वेशन है, ये हमें कहीं ये नहीं बता रही कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हम आमतौर पर यूँ दिखा देते हैं, ये इक्वेशन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रही है। क्या आप दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द कैसे घूमता है, वी डू नॉट नो, सिंपली डू नॉट नो। एंड इफ एनीबडी ट्राइज टू कन्विंस यू, ही और शी इज जस्ट फूलिंग यू, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं बताती। श्रोडिंगर इक्वेशन जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है वो ये देती है कि अगर फर्ज करें आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये इतना फासला आर है, इस इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के क्या चांसेस हैं, दैट्स ऑल श्रोडिंगर इक्वेशन कैन गिव यू एंड कैन ऑफर यू। ये जो हम इस तरह के ऑर्बिट्स बना देते हैं, ये हम अपनी दिल लगी के लिए बना देते हैं, और ये एवरेज डिस्टेंसेस हैं, राइट। कि जो ए नॉट होता है, जिसे आप बोर रेडियस कहते हैं, ये एवरेज डिस्टेंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। अगर फर्ज करें, मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ सेंटर से यहाँ तक का इलेक्ट्रॉन का, वो बोर रेडियस है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं हो सकता, या यहाँ नहीं हो सकता, या यहाँ नहीं हो सकता, या यहाँ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल जगह उसकी यहाँ है। लेकिन आपको पता होगी, अगर आपने श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर करीब से देखा हो और हाइड्रोजन एटम्स के सोल्यूशन देखे हो, तो एक उसमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है जिसको आप बोर रेडियस कहते हैं, और एक उसका एवरेज डिस्टेंस है जो कि बोर रेडियस से मुख्तलिफ है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, और ख़ुद इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह की कोई सॉलिड स्फीयर टाइप की चीज़ नहीं है, राइट। कि वो किस तरह मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, वी डू नॉट नो। ऑल वी नो, जो ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन श्रोडिंगर इक्वेशन दे रही है, वो सिर्फ ये दे रही है कि आप पाए जाने के चांसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स ऑल यू कैन डू, राइट। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, बट डेफिनेटली आप अगर कैलकुलेट करें, पता चलेगा कि यहाँ पाए जाने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, राइट। तो लेकिन एक बात याद रखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में एक मकूला मशहूर है फाइनमैन का, इफ समथिंग इज नॉट फॉरबिडन बाय क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट हैपन, राइट। ये ख्याल रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हमने कोई इमेजिनेशन नहीं की है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से उसको लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है मैथमेटिकली, और फिर उसको दोबारा जो है चेक किया है एक्सपेरिमेंट से कि आया ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो स्पिन वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं, स्पिन ज़ीरो हो सकती है, स्पिन वन हो सकती है, स्पिन हाफ हो सकती है, स्पिन 3/2 हो सकती है, या स्पिन टू हो सकती है। याद रखिए, ये महज जो है ख्याली बातें नहीं हैं, ये वेरी वेल थॉट चीज़ें हैं, जिसमें से हम एक्सपेरिमेंट्स में तकरीबन सारी चीज़ें देख चुके हैं। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी यूनिवर्स में जितने भी मैटर और यानी कि मैटर से मुराद जिससे कि दुनिया बनी हुई है, ये कायनात बनी हुई है, और वो वेक्टर बोसॉन्स जो कि फोर्स कैरियर्स हैं, उन सबको अगर आप मिला लें सबको, तो हमारे पास हमारी पूरी यूनिवर्स में हमारी मैथमेटिक्स ये बताती है कि आपके पास स्पिन ज़ीरो, स्पिन वन हाफ, स्पिन वन, स्पिन 3/2, स्पिन टू। यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है कि आप कुछ फिजिसिस्ट और कुछ मैथमेटिशियंस को उठा के कमरे में बंद कर दें, उन्हें कायनात के बारे में कुछ पता ना हो, ठीक है ना, उन्होंने कभी कोई गैलेक्सी ना देखी हो, उन्होंने कोई मून वगैरह कुछ ना देखा हो, बस उनको मैथमेटिक्स और फिज़िक्स आती है, और उनसे कहा जाए कि ये फिज़िक्स के और ये मैथमेटिक्स के लॉज हैं, बताओ इस यूनिवर्स में किस तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दे विल ऑलवेज बी कम अप with the particle with these spin 0, spin half, spin 1, spin 3/2, and spin 2. And interestingly speaking, we have found spin 0 particles। ये मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल पार्टिकल, कंपोजिट पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रोटॉन टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वार्क्स या लेप्टॉन्स या हिग्स बोसॉन जैसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ।
हमें स्पिन जीरो पार्टिकल मिल गया जिसको हम हिग्स बोसॉन कहते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। सारे फर्मियन स्पिन हाफ पार्टिकल हैं, राइट। स्पिन वन तमाम वेक्टर बोसॉन यानी कि आप फोटोन में ले लें, डब्ल्यू प्लस माइनस ग्लूऑन, ये सारे स्पिन वन हैं, ठीक है। स्पिन टू ग्रेविटॉन, हमें ग्रेविटेशनल वेव्स मिल गई हैं, राइट। तो इन प्रिंसिपल हम ये कह सकते हैं कि हमें ग्रेविटॉन मिल गया है। गो कि अभी भी ग्रेविटॉन का दावा करना बहुत बड़ा दावा है, लेकिन ये ऐसा ही है कि जैसे कि हमें अगर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें फोटोन मिल गया, तो बिल्कुल उसी सेंस में हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें ग्रेविटेशनल वेव्स मिल गई हैं तो हमें जो उसका कैरियर है जिसको हम ग्रेविटॉन कहते हैं, जिसकी कि स्पिन टू है, वो हमें मिल गया है। The only missing piece is this 3 by 2 particle, because ये आम स्टैंडर्ड मॉडल का पार्टिकल नहीं है। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल में तो बेसिकली सिर्फ ये 3 पार्टिकल हैं। ये ग्रेविटॉन यानी कि ग्रेविटी स्टैंडर्ड मॉडल का हिस्सा नहीं है। स्टैंडर्ड मॉडल में तो ये 3 पार्टिकल इन्वॉल्व हैं। तो ये स्पिन टू पार्टिकल है जिसको लोग बहुत पहले से जानते थे, ये निस्बतन नया है। एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटिनो, ग्रेविटिनो, राइट। ये मैं लिख देता हूँ, ये ग्रेविटॉन की स्पिन है। दिस इज वेक्टर बोसॉन या गेज बोसॉन कह लें आप, वेक्टर बोसॉन कह लें आप, या गेज बोसॉन भी कहते हैं हमने, ठीक है। दिस इज ऑल मैटर्स यानी कि लेप्टॉन प्लस क्वार्क्स, ये सारे स्पिन हैं। एंड दिस इज द हिग्स बोसॉन। ये ग्रेविटॉन जो है वो ये सॉरी ग्रेविटिनो जो है वो ग्रेविटॉन का सुपर पार्टनर है। दिस इज द सुपर पार्टनर ऑफ ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन बेसिकली दैट शोज के सुपर सिमेट्री जो है वो बहुत ही नेचुरल टाइप की चीज़ है। मैं खुद एक अरसे से सुपर सिमेट्री पे काम कर रहा हूँ, और वी हैव बीन ट्राइंग टू सी ग्रेविटिनो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन हमें नहीं पता ये ग्रेविटिनो कब मिलेगा। लेकिन हमें इतना मालूम है कि नेचर ने हमारी जो लिस्ट है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल हमें मिल गए हैं सवाए ग्रेविटिनो के। इसका अभी तक हमें कोई एक्सपेरिमेंटल हिंट नहीं है। ग्रेविटॉन के बारे में कह सकते हैं कि भाई वेव्स आई हैं तो शायद मौजूद हो, बट वी हैव नो आइडिया व्हेन वी विल फाइंड ग्रेविटिनो। गो के बहुत ज़्यादा होप है हमें कि हमारी अगर मैथमेटिक्स कंसिस्टेंट है और इस सारी चीज़ें कंसिस्टेंट है तो हमें ग्रेविटिनो मिलना चाहिए, बट आज तक मिला नहीं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा ये सब चीज़ें मैंने जैसे आपसे कहा कि ये हवा में नहीं है, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स और फिजिक्स मौजूद है। यानी कि जैसे हम क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं, जब आप कंसिस्टेंट इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं तो यू विल ऑलवेज बी एंडिंग अप with these with the particle with these spin. You can't avoid them and you can't miss them, right? जी अली, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? हेलो। सर आवाज आ रही है सर? मेरी हाँ आवाज आ आ रही रही है, है आ रही है, आ रही है। आप पूछिए। सर? मैं ये सवाल पूछ रहा था कि सर क्या पार्टिकल हो तो फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्या ये जरूरी है, या पार्टिकल के बगैर भी फील्ड हो सकती है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। How do you define a particle? सर जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो हम बोलते हैं कि उसका ग्रेविटॉन है, इस वजह से होगी, या ये तस्वीर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो हम बोलते हैं कि फोटॉन है। तो यानी इस तरह कोई भी फील्ड के लिए जरूरी है कि पार्टिकल का होना? देखो मैं वही तो पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय अ पार्टिकल? सर पार्टिकल तो हम अगर डिफाइन करेंगे तो जो मैं फंडामेंटल लेवल पे पूछ रहा हूँ। सर जिसका साइज साइज छोटा हो सर, शेप, अरे वो कम पार्टिकल ऑन, कहलाएगा। कम ऑन, कम ऑन, मतलब हम यार कोई 5वीं क्लास के बच्चे थोड़ी हैं तो यार पार्टिकल डेफिनेशन। सर पार्टिकल की definition, हाँ। sir, the irreducible representation of Lorentz group is called particle.
Okay, let me give you more of a physical kind of definition जो आजकल मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, मॉडर्न, ठीक है, वो ये है कि a particle is a quanta of a wave in a field. FIELD है ये, मैं एक्सपेक्ट लगा के FIELD फील्ड। बात समझ में आई आपके? क्या हो रहा है ये? A particle is a quanta of a wave in a field. What I really mean by it, देखिए आपके पास एक स्विमिंग पूल है, उसमें पानी मौजूद है, ठीक है, फर्ज करें कि मैं पानी दिखाने के लिए लाइनें बना रहा हूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आप फर्ज करें यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक वो होता है ना फ्लोटिंग डक, जो आपने कभी देखी हो, बच्चे मूवीज में दिखाते हैं कि वो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, तो डक है या कोई टॉय है जो कि यहाँ पे तैर रहा है। अब आप इसको फर्ज करें हिलाना चाहते हैं, ठीक है, बगैर टच किए, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर पानी को के ऊपर हाथ मारेंगे तो क्या होगा? यहाँ वेव पैदा होंगी, ऐसे ही होगा ना। और फिर जब यहाँ वेव पहुँचेंगी तो वो इसको भी अप एंड डाउन, जो भी जिस तरह की वेव्स आप पानी में पैदा करेंगे उसी तरह की वेव यहाँ पहुँचेंगी और वो इस ये जो टॉय रखा हुआ है उसको भी हिलाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने ये किया कि वो जो पानी वहाँ मौजूद था, ठीक है, उस पानी के को आपने जब डिस्टर्ब किया, उस उस डिस्टर्ब करने के नतीजे में वेव्स पैदा होंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैंने अक्सर कभी कभी लोगों से सवाल किया है कि आपके पास क्या सबूत है कि एक इलेक्ट्रॉन जो आप ज़मीन पे पैदा करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, कोई कोई रिएक्शन हुआ, उसमें आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए, और एक वो इलेक्ट्रॉन है जो कि कॉस्मिक रेडिएशन में आ रहे हैं बिल्कुल आउटसाइड, हमारी अर्थ के बाहर, मतलब जैसे कि कोई वो किसी स्टार में कोई धमाका हुआ फर्ज करें, वहाँ से जो कॉस्मिक पार्टिकल्स चले और हमारी अर्थ तक पहुँचे, फॉर एग्जांपल। तो वो इलेक्ट्रॉन या वो प्रोटॉन जो बाहर से आया है, वो मिलियन माइल्स किसी स्टार में धमाका हुआ और वो प्रोटॉन चला आया, और वो प्रोटॉन जो है यहाँ ज़मीन पर आप देख रहे हैं। आई मीन, हाउ कम देज टू प्रोटॉन्स आर सेम, राइट? मतलब हम देखते हैं ना ये कि ये भाई एक एक दो प्रोडक्ट हैं, अच्छा ये चाइनीज बनी हुई है, ये जर्मन बनी हुई है, ये फॉर एग्जांपल यूएस की बनी हुई है, चीज़ों में फ़र्क होता है, लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स इतने दूर से आने वाला और ज़मीन पे बनने वाला, ये एक से क्यों है? ये एक से ऐसे हैं कि याद रखिए, ये जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है जैसे, म्यून है, या और दूसरे क्वार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, इनमें से हर पार्टिकल बेसिकली एक्साइटेशन है अपनी गिवन फील्ड में, यानी कि अब क्वार्क की पूरी कायनात में एक फील्ड मौजूद है, राइट? जैसे कि पानी है ना, इसको मिसाल समझ लीजिए फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हर पॉइंट के ऊपर वेल डिफाइंड हो। अब वो फील्ड अगर ऐसी है कि इसमें आपको डायरेक्शन वगैरह की भी ज़रूरत है तो वो वेक्टर फील्ड हो सकती है, अगर नहीं ज़रूरत है तो वो स्केलर फील्ड है। या अगर वो एक फील्ड इस तरह की है कि उसमें ख़ास किस्म की स्पिन पाई जाती है तो आप उसको स्पिन हाफ फील्ड कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि क्वार्क्स की है या लेप्टॉन्स की है, ठीक है। अब क्वार्क की जो फील्ड है उसके अंदर जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन, राइट, या जैसे यहाँ आपने वेव्स पैदा की, ये एक्साइटेशन है। अगर आपने वेव पैदा नहीं की थी तो बिल्कुल सरफेस स्मूथ थी, ठीक है। अब आपने उसके अंदर एक्साइटेशन पैदा की, उसमें वेव्स पैदा हुई हैं, ठीक है। अब अगर ये हमारा क्लासिकल सिस्टम है तो ये वेव्स कंटिन्यूअस होती हैं, ठीक है, हमें कंटिन्यूअसली वेव जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है। बट इन अ क्वांटम सिस्टम these waves are not continuous, so that's why I said कि ये जो मैंने ऊपर लिखा कि अ पार्टिकल इज अ क्वांटा ऑफ अ वेव, राइट, ये कंटिन्यूअस वेव नहीं है बल्कि अ क्वांटा है, काइंड ऑफ, ये मैंने ऐसे ही बस बना दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक फर्स्ट करें इस तरह का एक क्वांटा है, अ क्वांटा ऑफ अ वेव इन अ फील्ड।
कि वो जो एक्साइटेशन उस फील्ड के अंदर ये पैदा हुई है, उस और उन एक्साइटेशन की वजह से आपके पास वेव्स हैं, और वेव्स का एक क्वांटा है। तो बहुत सिंपली स्पीकिंग आप ये समझिए कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर एक्साइटेशंस हैं, राइट। तो अब फील्ड्स के अंदर एक्साइटेशन का नाम पार्टिकल है। इसका मतलब है कि फील्ड्स आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स, और उन फील्ड्स के को जब हम डिस्टर्ब करते हैं किसी तरीके से, किसी वजह से, तो उनमें जो एक्साइटेशंस होती हैं, दोज एक्साइटेशन अपीयर्स एज पार्टिकल। ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब जब ये लोगों ने 1960s और 70s में जब इन चीज़ों को दरियाफ्त किया था, तो लोग बहुत हैरान थे। मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा, कि फ्रीमैन डायसन नाम था क्या था, उसने अपनी किताब में कहीं लिखा है कि बड़ी हैरत अंगेज बात है कि हमारे आम जिंदगी में जो चीज़ें इंतहाई ठोस और सॉलिड दिखाई देती हैं, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ समथिंग वेरी एब्स्ट्रैक्ट। भाई आप इलेक्ट्रॉन फील्ड को क्या इमेजिन करेंगे आप? हाँ, व्हाट यू थिंक, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उसकी एक्साइटेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और वो इलेक्ट्रॉन्स समहाउ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो फील्ड, यानी बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड है, राइट। और वो फील्ड इंटरेक्ट कर रही है क्वार्क्स की फील्ड से। क्वार्क्स ने मिलकर प्रोटॉन बनाया हुआ है, राइट। और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम बन रही है। और हाइड्रोजन एटम के दो और वो जो हाइड्रोजन एटम जो है, वो दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलकर पानी बना रहे हैं, जो कि हमारी बेसिक्स हैं हमारी लाइफ की। तो सो इंटरेस्टिंग एंड सो एब्स्ट्रैक्ट, राइट। जब आप बिल्कुल फंडामेंटल्स की तरफ जाते हैं, तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि व्हाट वी आर रियली टॉकिंग अबाउट। बट द पॉइंट इज, ये जो सारी क्वांटम फील्ड थ्योरी है जो लिखी गई है, ये ही बेसिस बनती है तमाम चीज़ों की। मुझे याद है अभी आज से 1-2 साल पहले मैं अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, तो ये डॉक्टर शोएब वगैरह ये सब बैठे हुए बातें कर रहे थे कि यार आज हम जो है वो शब्बर को फंसा लेंगे। कहने लगे यार ये बताओ कि सारा मैटर जो हम कहते हैं कि ये तो मिलके बना है, ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, कोई फला एलिमेंट फला एलिमेंट, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन किससे मिलके बना है। तो मैं मुस्कुरा के खामोश हो गया। मैंने कहा बहुत सिंपल सवाल है, और वो ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन फील्ड्स की एक्साइटेशन है, एंड नथिंग मोर देन दैट। तो ये फील्ड्स की एक्साइटेशंस हैं, और वो उन फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। मिसाल के तौर पे उनकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि वो चार्ज कैरी करें, वो स्पिन कैरी करें, फॉर एग्जांपल, राइट। और वो जब हिग्स फील्ड के साथ इलेक्ट्रॉन की फील्ड इंटरेक्शन में आती है, तो एक फ्रिक्शन फील करती है। उस फ्रिक्शन फील करने का नाम मैस होता है, कि हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन का इतना मैस है, क्वार्क्स का इतना मैस है। तो वो फील्ड जब बेसिकली हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन में आती हैं, इन दैट वे दे गेट द मैस। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें लोगों ने इमेजिनेशन पे नहीं है, राइट। इमेजिनेशन एक हद तक है, साइंस में इस तरह की इमेजिनेशन नहीं चलती है। वी नीड वेरी सॉलिड वेरी क्लियर मैथमेटिक्स फर्स्ट, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई इट बाय द एक्सपेरिमेंट्स। अगर एक्सपेरिमेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, we keep it. If experiment doesn't don't support them, we just throw them away, चाहे वो कितनी खूबसूरत लिखी हुई हो। तो साइंस महज चाहत पे कि हम, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे वो थ्योरी बुरी लगती है, इस पे नहीं चलती है। इट ओनली ड्रिवन बाय द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, राइट। ये ख्याल रखिएगा। सर हाँ, सर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस से प्रोटॉन को रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो उसके तरीके हैं, और वो आ, इतनी आसानी से नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस काफ़ी टाइटली बाउंड होता है। सर सर अगर अगर ऐसा पॉसिबल है तो सर मरकरी के जो एटम है उसके न्यूक्लियस में 80 प्रोटॉन है, सही है सर? क्या अगर मरकरी में? हमने यस मरकरी में क्या? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि मरकरी के न्यूक्लियस में 80 प्रोटॉन है सर। 80 मतलब एक ही कह रहे हो? हाँ। 80 है तो सर। अगर हम इस तरह काबिल हो गए कि हमने इससे एक प्रोटॉन रिमूव कर दिया तो सर इससे गोल्ड बन जाएगा। ये इतना सर ऐसा आसान नहीं है। पॉसिबल है? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, कि ये लोगों ने एक अरसा बना, इसे
लोग इसमें लगे हुए हैं गोल्ड बनाने में। आप इन प्रिंसिपल आप कर सकते हैं, लेकिन जितनी तवानाई आपकी लगेगी वो उसको गोल्ड से ज़्यादा महंगा कर देगी। तो पीपल हैव गिवन अप। ये जो अल्केमी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों ने बहुत अरसे पहले की थी, बहुत अरसे पहले, तो लोग अब इसको गिव अप कर चुके हैं। जितना आपको ताकत उस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको रिमूव करने में, आप एक एक न्यूक्लियस के साथ ये कर लेंगे, दो के साथ कर लेंगे, तो एक 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 न्यूक्लियस का वजन कितना होता है, उस पर आपको जितनी एनर्जी सर्व करनी पड़ेगी वो उसको गोल्ड से ज़्यादा महंगा कर देगी, तो फिर वो बेकार है ना। यस सर, हम्म, सही है सर। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें इससे सवालात इससे ज़्यादा हों तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये मालूमात आमा की तो क्लास नहीं है ना बहरहाल। तो देखिए आई थिंक ये इस तरह की चीज़ें तो इनफ हो गई, क्योंकि हमारी ऑलरेडी ये क्लास इस पहली सेशन का वक्त ख़त्म होने को आ रहा है। जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो, देखिए कल हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, मुझे याद आया कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ रह गई थी, और वो थी स्ट्रेंजनेस। अगर आपने इसको पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं कि देखिए स्ट्रेंजनेस भी किसी ने हमें कान में आके नहीं बताई थी कि हमें स्ट्रेंजनेस होनी चाहिए। वो तो लोगों ने खुद जब सर्टेन टाइप के जो है इंटरेक्शंस देखे, जैसे कि आपने, मैं यहाँ पे आपको मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है, आपको शायद ये अंदाज़ा हो कि मैं ये बात कर रहा हूँ इसकी स्ट्रेंजनेस की, स्ट्रेंज पार्टिकल, राइट 1.6 जो आर्टिकल है। अ, इसमें ये जो उसने एक 1.7 फिगर दी हुई है कि हम हमारे पास कुछ इस तरह के जो है आप कह कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस हुई कि जो कि इससे पहले नहीं हुई थी, राइट। तो लोगों ने हिट एंड ट्रायल, देखिए वही वाली बात है कि हमें नहीं मालूम कि ये चीज़ें क्या थी, हमने तो सिर्फ एविडेंसेस को पीस बाय पीस रखा और उनको जोड़ने की कोशिश की है। अब जैसे ये जो उसने ये आपको एक 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 वो एक फिगर दिखाई है कि एक समथिंग अब कम फ्रॉम हेयर, और वो आके जो है वो दो पार्टिकल्स यानी कि पाई प्लस पाई माइनस के अंदर वो जो डिके कर गया। बेसिकली ये जो लेफ्ट साइड पे जो हमारी फिगर है इस वन, ये कहलाती फोटोग्राफिक प्लेट्स होती थी, ये बबल चैम्बर्स वगैरह इनके पास होते थे, या जिसको ये इन्होंने वो कहा हुआ है, लेड प्लेट्स कहा हुआ है, राइट। तो अब देखें कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक्स बनते थे, उन ट्रैक्स को ये लोग बहुत ही कहना चाहिए कि मेहनत से इन ट्रैक्स को फॉलो करते थे कि क्या हो रहा है। तो ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर बनी हुई है उसको उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा आसान किया हुआ है, राइट, क्या हाँ हमें समझने में आसानी है। तो इन जो जब लोगों ने इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो पता ये चला कि ये कोई अननोन पार्टिकल है, के नॉट, जो कि इसमें डिके कर रहा है। और फिर उन्होंने फर्दर इस तरह के जो है वो डिकेज देखने शुरू किए, तो जिससे इनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ रही है जो कि इससे पहले लोग नहीं जानते थे। तो जैसे मैंने कल आपको बताया कि स्ट्रेंजनेस जो है ये भी एक तरह का क्वांटम नंबर है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उस क्वांटम नंबर की रेस्पेक्ट करती हैं, इसमें क्वांटम नंबर वायलेट नहीं होता। लेकिन ये क्योंकि एग्जैक्ट सिमेट्री नहीं है, तो वीक इंटरेक्शन में ये जो क्वांटम नंबर है वो बेसिकली वायलेट कर जाता है, राइट। तो ये कोई गुड क्वांटम नंबर नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये एक बुक की ये एक बुक कीपिंग डिवाइस हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात एक और समझ लीजिए कि ये जो हमने स्ट्रेंजनेस +1 -1 या 0 रखी है, ये देखिए ये कम्प्लीटली आर्बिट्ररी है, कम्प्लीटली आर्बिट्ररी। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, आप बजाय इनको एस प्लस देन इनको माइनस देने के आप ये लैम्डा और ये जो सिग्मा है आप इनको प्लस कर दें, और जो केस को आप माइनस कर दें, इट डजेंट मैटर, राइट। जिस तरह चार्जेस हैं, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके एंटी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप उसको रिवर्स कर दीजिए, फिजिक्स इससे चेंज नहीं होती है, तावक्त है कि आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह की जो क्वांटम नंबर असाइन करने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ लोगों को आके यहाँ पे जब ये 8 फोल्ड वे टाइप की चीज़ें सामने आई हैं, ये
मरे गेलमैन वाज वन ऑफ द जीनियसेस ऑफ द लास्ट सेंचुरी। आप इसके कुछ लेक्चर्स भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी था, राइट। इसने ग्रुप थ्योरी ज़बरदस्त तरीके से पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर लगाई है। तो ये जो एट फोल्ड वे जो कह रहा है, वो एट फोल्ड वे कहने का मकसद उसका ये है कि देखिए ये जो हमारे पास बैरियन हमारे पास उस वक्त आए, जैसे कि न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन था, ये सिग्मा है, सिग्मा माइनस, सिग्मा प्लस, सिग्मा स्टार, सिग्मा नॉट, लैम्डा, और ये ऑक्साइड पार्टिकल। तो इसको इसने अरेंज किया, डाटा इनके सामने था कि ये पार्टिकल किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हम पहले से नहीं जानते थे ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इल्म था लोगों को, तो वो सिर्फ चार्जेस का था, क्योंकि चार्जेस का आइडिया बहुत पुराना है। लेकिन ये जो क्वांटम नंबर्स जो उन्होंने असाइन किए हैं, ये तो बाय हैंड है। आप इसको रिवर्स कर भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, राइट। लेकिन उन्होंने असाइन किया क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई स्ट्रेंज क्वार्क नहीं है, या इनमें कोई स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं है, तो हमने कहा कि ये तो नॉर्मल है, राइट। तो वी जस्ट असाइन देम एस इक्वल्स टू जीरो। और जो थोड़े से डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे थे, उनको स्ट्रेंजेंस -1 कर दिया, इनको -2 कर दिया। अच्छा, आप देखें कि ये जो इन्होंने ऑक्टेट बनाया, ऑक्टेट मुराद ये कि 8 पार्टिकल इन्वॉल्व हैं। इसमें आप इस डायरेक्शन में देखें तो इन्होंने चार्जेस रखे हुए हैं, +1 है। ये इस डायरेक्शन में देखें तो ये क्यू ज़ीरो है, और इस डायरेक्शन में देखें तो ये क्यू माइनस है। और अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू -1 और एस इक्वल टू -2 है, राइट। तो ये जो ऑक्टेट वगैरह बना है, ये यकीनी तौर पे अभी आपको आपके सामने तो बस ये ऐसे बना दिया, इसने ऐसे लिख दिया, लेकिन इसके पीछे ग्रुप थ्योरी मौजूद है जो अभी ये फिलहाल डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके ये ऑक्टेट था बैरियन का, ठीक है। अब इसी तरह का एक ऑक्टेट इसने बनाया मेसॉन्स के लिए, राइट। अगेन अब देखेंगे यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ स्ट्रेंजनेस जरा डिफरेंट है। वहाँ पे 0, -1, -2 थी, यहाँ 1, 0 और -1 है। तो ये के नॉट, के प्लस, और मतलब चार्जेस को उसको उसने जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को, और जो स्ट्रेंजनेस है वो उसने हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। तो वो उसने यहाँ पर चीज़ों को जो है अरेंज कर दिया। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही समझें कि आम, या ये समझें कि ये हल्के वो थे, यहाँ पे जैसे कि ये वाले जो हमने बैरियन देखे हैं, ये रिलेटिवली लाइट बैरियंस थे। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स में हमें हैवी बैरियंस भी मिले, यानी कि जो कि जिनमें कि ज़्यादा हैवी क्वार्क्स, आप हैवी क्वार्क्स तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उनके मैसेज, पिछले जो क्वार्क्स पिछले जो बैरियन